नमस्कार और शुभ अपराह्न दोस्तों। शुभ अपराह्न का मतलब दोपहर बाद का नमस्कार समझिए आप, क्योंकि कई बार बच्चों को अपराहन शब्द अब्राहम सुनाई देता है, तो मैं स्पष्ट कर रहा हूं इसको। देखते रहेंगे आप लोग, जो अधिकतर लोग हैं जितने भी जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि अपराहन है। खैर देखिए, जर जोरू और जमीन, ये जो तीन चीजें हैं, ये युद्धों का, लड़ाइयों का, बिलिग्रेंस का, मनमुटाव का, भेद का आधार रहा है। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने अपनी पुस्तकों में इन तीन आधारों को स्पष्ट किया। और वर्तमान समय में जो भी जियोपॉलिटिक्स चल रही है, अगर आप अलग अलग कंट्रीज की जियोपॉलिटिक्स देखें तो वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, देशों के बीच में जो चुनौतियां हैं, विवाद के जो मुद्दे हैं, वो जमीन से या पानी की जो लोकेशन है उसको लेकर है। उदाहरण आज जो मैं लेके आया हूं वो है रशिया और जापान का एक उदाहरण है। कुरिल आइलैंड हम सब ने सुना होगा, जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उन सब के सामने इस तरीके का ये उदाहरण आ ही जाता है, क्योंकि यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से ये एक टॉपिक है जो इस आइलैंड के बारे में पूछता है। आगे चर्चा करूंगा कि क्या कुरिल आइलैंड की समस्या है, रशिया का क्या कहना है, जापान का क्या कहना है, और इंडिया में इसका क्या उदाहरण माने जा सकते हैं, इंडिया पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RS 2018। और बाकी जो भी सूचनाएं हैं ये आप लोगों के केवल और केवल डाउट क्लियर करने के लिए। अगर आप लोगों को लगता है कि सिविल सर्विसेज से संबंधित आपके कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज। जैसा भी होगा, हो सकता है मैं तुरंत रिप्लाई ना करूं, लेकिन आने वाले कुछ समय में आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, इस चीज का विश्वास रखिए। और आपको लगता है कि पर्सनल लाइफ की कुछ चुनौतियों का भी मैं जवाब दे सकता हूं तो वेलकम। मैं बहुत हर्टियस तरीके से खुश होऊंगा कि अगर मैं किसी भी तरीके से मदद कर सकता हूं। चलिए चलते हैं न्यूज पर। वॉयन मीडिया की न्यूज है, उन्होंने कहा कि जापान फ्यूम्स एज रशिया टॉक्स ऑफ फ्री ट्रेड जोन ऑन कोरल आइलैंड्स। अब देखो, अभी तक क्या है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो जब रशिया ने क्या कहा कि हम फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे। अब कोई टेरिटरी अगर डिस्प्यूटेड है तो उस पे एक तरफा इस तरीके के जो परिवर्तन है, इस तरीके के जो कानून या नियम या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसमें चेंज किया गया। तो जापान बहुत ही नाराज हुआ और जापान ने जो एम्बेसडर थे रशिया के, उन्हें तलब भी किया अपने सिटी में, अपने जो कैपिटल है वहां पे, और उनसे सवाल जवाब किए। रशिया ने इसका क्या जवाब दिया मैं वो भी बताऊंगा। और भी देख लेते हैं किस किस न्यूज ने इसको कवर किया है। रूटर्स ने भी इसको कवर किया। रशिया रिजेक्ट्स हॉस्टाइल जापानीज प्रोटेस्ट ओवर आइलैंड विजिट। देखो यहां पे साफ साफ लिखा हो कि जापान का जो प्रोटेस्ट था वो हॉस्टाइल था, मतलब बहुत ही एक्टिव था, बहुत ही नाराजगी भरा था। जापान का ये मानना है कि जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है उस पे इस तरीके का काम करना कतई उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। अब ये डिस्प्यूटेड क्यों था ये भी मैं बताऊंगा अभी आगे, कब से डिस्प्यूटेड है ये भी बताऊंगा। द मॉस्को टाइम्स ने भी बताया कि रशिया आइज फ्री ट्रेड जोन ऑन आइलैंड्स डिस्प्यूटेड बाय जापान। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो CBS 17 की भी न्यूज है। ये रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी विजिट के बारे में बताता है। पैसिफिक आइलैंड हम सबको पता है कि ये प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए सबसे पहले मैं लोकेशन क्लियर करता हूं आपको। ये रशिया है ऑरेंज कलर का। ये कंट्री क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ये कंट्री क्या है ये भी आपको पता है, सबसे एक्टिव कंट्री है। इस पे काटसा भी लागू हुआ था, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि काटसा किन तीन कंट्रीज पे मुख्यतः लागू हुआ। ये है हमारी ये कंट्री, हमें मालूम है। और ये है अपना जापान, जिसके कि भारत के साथ बेहतर संबंध है और बेहतर किए जा सकते हैं अगर जापानीज जो प्रीमियर है उनका कहना है कि अगर बॉटल नेक्स जो हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के बॉटल नेक्स हैं या रेड टेपिज्म है, वो चीजें हट जाएं तो इंडिया जापान के रिलेशन बहुत ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। ना केवल जापानीज प्रीमियर बल्कि सिंगापुर और जर्मनी के जो चांसलर और उच्च पद पे रहने वाले लोग हैं उनका भी ये कहना है। खैर टॉपिक पे आते हैं। ये है कोरल आइलैंड्स, ठीक है। ये छोटा सा मैप है, मैं एक एक बिल्कुल डिटेल करता हुआ मैप में दिखाऊंगा आपको। ये कोरल आइलैंड इस जो जापानीज आइलैंड है इसके नॉर्दर्न साइड में है, ठीक है। इसीलिए जापान इनको नॉर्दर्न प्रोविंस भी कहता है और जो रशिया उनको वो कहता है कोरल आइलैंड्स। नेक्स्ट मैप में देखते हैं, ये है डिटेल कि भाई ये सी ऑफ क्या है ओखोस्टक, और ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। यहां देखिए ये है सी ऑफ ओखोस्टक और ये है नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन। ये सारे वो आइलैंड्स हैं जो कि आते हैं इस पोर्शन में। लेकिन ये देखिए कमचटका जो प्रायद्वीप जिसे कहा जाता है, कमचटका पेनिनसुला भी यहाँ पे है। अब यहाँ तीन डेट ड्यूरेशन दे रखी है। एक दे रखी है 1945, इसका क्या पर्पज है बताता हूँ, 1855
और 1875, ये 3 डेट लाइन्स हैं, ये मैं बताऊंगा इनका क्या पर्पज है, आप तो बस ये 3 डेट लाइन्स ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैं बता देता हूं कि ये पूरा जो पोर्शन है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि ये पूरा पोर्शन है सी ऑफ ओखोस्टक है, ये पूरा कुरिल आइलैंड्स है। अब यहाँ पे ये जो 2 आइलैंड्स हैं, इनकी जो ओनरशिप है इस पोर्शन की, मैंने पहले भी दिखाया, इस पोर्शन की जो ओनरशिप की जब बात की जाती है तब वहां डिस्प्यूट है। दोनों किसके बीच में डिस्प्यूट है? रशिया और जापान के बीच में। कमचटका पेनिनसुला भी मैंने आपको दिखा दिया, वहां पे भी दिखाया, यहां पे भी दिखाया। अब बात ये आती है कि जापान ये कहता है कि मेरी जो बॉर्डर है, मेरा जो टेरिटरी है, उसका बॉर्डर डिसाइड होगा 1855 के बॉर्डर जो है, उस समय का जो बॉर्डर था उसके हिसाब से। लेकिन रशिया का कहना है कि 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का लगभग लास्ट, उस समय जो बॉर्डर डिसाइड हुआ था, उस समय जो टेरिटरी जिस कंट्री के पास थी उससे डिसाइड होता है कि ये जो कुरिल आइलैंड्स हैं ये किसके कंट्रोल में आते हैं, किसकी ओनरशिप में आते हैं। आई होप ये बेसिक डेटलाइन तो आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं अभी हुआ क्या है कि जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्टिन, उन्होंने क्या किया, इस कुरिल आइलैंड पे विजिट किया और कहा कि वहां की जो अथॉरिटीज हैं दे वांटेड टू एस्टेब्लिश अ फ्री इकोनॉमिक जोन, फ्री ट्रेड इकोनॉमिक जोन वहां पे वो बनाना चाहती हैं और उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम रशिया में जो भी संसद है उसमें इस तरीके की चर्चा करेंगे, जो कैबिनेट है उससे चर्चा करेंगे और जो राष्ट्रपति हैं उनसे चर्चा करके इस तरफ आगे ध्यान बढ़ाएंगे, क्योंकि जो लोकल अथॉरिटीज है, लोकल मतलब कुरिल आइलैंड की जो अथॉरिटीज हैं वो ऐसा चाहती हैं। तो इससे क्या हुआ, जापान में बहुत ही ज्यादा एक प्रोटेस्ट उभर के आया और जिसे कि बहुत हॉस्टाइल और बहुत एग्रेसिव प्रोटेस्ट भी कहा गया। मैंने पहले भी बताया कि कुरिल आइलैंड जो हैं वो जापान के होकाइडो आइलैंड के नॉर्दर्न साइड में हैं और इसीलिए उन्हें नॉर्दर्न प्रोविंस या नॉर्दर्न क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र भी कहा जाता है। और मैंने आपको अभी भी ये भी बताया कि 1945 के बाद से, ये देखिए 1945 के बाद से ये जो आइलैंड्स हैं ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं? रशिया द्वारा। क्यों? हुआ क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के डाइंग डेज थे, मतलब बिल्कुल लास्ट का समय था, तब रशिया ने इन आइलैंड्स पे कैप्चर कर लिया था, इनको अपने कब्जे में ले लिया था और तब से ही ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट चला आ रहा है। दोनों की कोशिश है टेरिटोरियल डिस्प्यूट निपट जाए और शांति स्थापित हो जाए, तो दोनों कोशिश करते हैं कि इस तरीके के जो मतभेद है उसको सॉर्ट किया जाए और इस टेरिटोरियल डिस्प्यूट के कारण ही अभी तक दोनों के मध्य कंप्लीट पीस अकॉर्ड जो है साइन नहीं हुआ है और उसी के कारण जो उनकी वॉर टाइम हॉस्टिलिटीज हैं, वॉर टाइम में जो उनके संबंध खराब हुए थे वो अभी भी लगातार जारी हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि जो पहले बताया कि भाई बहुत ही हॉस्टाइल एक्ट था, तो उन्होंने जापानीज जो फॉरेन मिनिस्ट्री थी उन्होंने क्या किया कि इस मिशुस्टाइन जो साहब थे उनकी विजिट पे जो एम्बेसडर थे रशिया के, उनको समन किया, उनको बुलाया, खरीखोटी सुनाई और उनके सामने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। लेकिन रशिया ने इस हॉस्टाइल जापानीज डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट को यह कह के नकार दिया कि भैया रशियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिस्प्यूटेड आइलैंड की चेन जो है वहां गए थे और वो कहीं पे भी जा सकते हैं क्योंकि वो रशियन टेरिटरी का एक पार्ट है। तो रशियन टेरिटरी का एक पार्ट है तो जा सकते हैं और किसी भी तरीके की गतिविधि कर सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज, जैसे मैंने पहले बताया कि नॉर्दर्न टेरिटरीज, नॉर्दर्न प्रोविंस ऐसा कहते हैं जापान उस क्षेत्र को, और वो रशिया द्वारा कुरिल आइलैंड कहलाते हैं। और ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है बहुत पहले का है, ये भी मैं बता चुका हूं आपको, दोनों कंट्रीज को पीस ट्रीटी साइन करने से रोक रहा है। तो देखिए इस चीज को समझना है कि अगर हमें विवाद से बचना होगा तो हमें शांति प्रिय होने के साथ साथ भारत को भी, जैसे भारत का उदाहरण अगर मैं लूं, कश्मीर, जम्मू कश्मीर का है या अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण है, तो हमें दो रास्ते दोनों ही चलने होंगे। एक हाथ नमस्कार के लिए उठे तो एक हाथ में हमारे डंडा भी होना चाहिए। साम दाम दंड भेद की जो अर्थशास्त्र में चाणक्य ने नीति दी है, उस नीति का पालन करते हुए हमें अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम केवल विनम्र बने रहेंगे तो लोग हमारे सर पे चढ़ के आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर केवल हम हॉस्टाइल भी बने रहेंगे तो हमारे रिलेशन बाकी देशों से भी खराब हो सकते हैं। इसलिए हमें बैलेंस की नीति चलनी चाहिए, मध्यम मार्ग जो महात्मा बुद्ध का था उसको लेके चलना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।